नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित प्रेप हब में। दोस्तों, हमने यहाँ पे 500 MCQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज पार्ट 8 है। ये जो सभी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, सीरीज 500 MCQ सीरीज, उसके सभी पार्ट के हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे 1 से लेकर 7 तक सारी की सारी जितनी भी वीडियो हैं उनको देख लीजिए। आपके सारे के सारे जितने भी डाउट हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो दूर हो जाएंगे। अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, या जीडीसी की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, या यूजीसी नेट की कर रहे हैं, या अदर सेट अदर स्टेट सेट के एग्जाम के कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको इन जो हमारी क्लासेस हैं, 1 से लेकर 7, ये जो 8वीं क्लास है, इन सभी की क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनटू हाउ मैनी स्टेज डब्ल्यू रोस्टो डिवाइड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा रोस्टो की कितनी स्टेज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कितनी स्टेज है आपकी, 5 स्टेज हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5 यहाँ पे स्टेज है रोस्टो के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इन स्टेज को आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इन स्टेज को याद रखना है आपको, और क्रम वाइज याद रखना है। ठीक है, इसमें जो आपकी रोस्टो की सबसे पहली स्टेज जो है दोस्तों, वो है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, वो है आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल स्टेज बोल सकते हैं, इसे ट्रेडिशनल सोसाइटी स्टेज बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल। सेकंड स्टेज है आपकी प्री कंडीशन। प्री कंडीशन कंडीशन प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ठीक है, और थर्ड है आपकी टेक ऑफ स्टेज। थर्ड है आपकी टेक ऑफ, और फोर्थ है आपकी ड्राइव टू मेच्योरिटी। ड्राइव टू मेच्योरिटी मेच्योरिटी और फिफ्थ स्टेज है आपकी हाई मास हाई मास कंजम्पशन। हाई मास कंजम्पशन। तो रोस्टो के अनुसार कोई भी इकॉनमी कोई भी इकॉनमी इन 5 स्टेजों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि पहले क्या होगी, वो ट्रेडिशनल होगी, फिर उसके बाद उसकी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ होगी, थर्ड स्टेज उसकी टेक ऑफ स्टेज होगी, फोर्थ स्टेज ड्राइव टू मेच्योरिटी होगी, और फिफ्थ स्टेज हाई मास कंजम्पशन होगी। इनको क्रम वाइज हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थर्ड स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज कौन सी है, फिफ्थ स्टेज कौन सी है, या फर्स्ट स्टेज कौन सी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोस्टो के। ठीक है, अगर इन्हीं को आपको हिंदी में जानना है, तो इसका हिंदी नाम है दोस्तों ट्रेडिशनल सोसाइटी का, यानी कि परंपरागत परंपरागत अवस्था बोल सकते हैं इसे, या सोसाइटी को बोलते हैं हम समाज अवस्था, या परंपरागत समाज अवस्था। ठीक है, दूसरी ये बोलते हैं हम उड़ान भरने से पूर्व। उड़ान भरने से पूर्व की स्टेज, जो दूसरी स्टेज है उसे बोलते हैं हम उड़ान भरने से पूर्व की शर्त। और तीसरी हमारी उड़ान भरना, यानी कि टेक ऑफ। उड़ान भर ली हमने यहाँ पे, उड़ान भरना,
और फोर्थ स्टेज है परिपक्वता की ओर अग्रसर, यानी कि मेच्योरिटी की ओर अग्रसर। परिपक्वता, पक्वता के ओर की ओर अग्रसर, ठीक है, अग्रसर। और पांचवी है आपकी उच्च, हाई मास कंजम्पशन, उच्च सामूहिक उपभोग, उच्च सामूहिक उपभोग, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपको हिंदी वालों को भी याद रखना है, ठीक है, हिंदी में भी बता दिया आपको और इंग्लिश में भी आपको बता दिया है। तो आपको इनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल डिफरेंट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, यानी कि आर्थिक समृद्धि का मॉडल है, एक मॉडल की विशेषताएं दी गई हैं के संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प कौन सा है, ठीक है, निम्न में से अलग बताने के अलग विकल्प कौन सा है, डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश की दोहरी भूमिका। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट किसने दिया था। सेकंड ऑप्शन है नाइफेज प्रॉब्लम। नाइफेज प्रॉब्लम हर किसी को पता होता है दोस्तों, ये दिया है आपका हैरेड ने, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, हैरेड डोमर मॉडल में दिया गया है, ठीक है। हैरेड डोमर मॉडल आप सभी ने पढ़ा होगा, नाइफेज प्रॉब्लम उसने पढ़ी होगी, ठीक है। और तीसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपका हेराडोमल का ही पार्ट है, यानी कि अगर नाइफ एज एक ऐसी ये एक ऐसी स्थिति होती है, नाइफ एज प्रॉब्लम एक ऐसी स्थिति होती है जब क्या होता है जी बराबर आपका जी डब्ल्यू और जी एन के बराबर होगा, तो ये स्थिति क्या होती है आपकी नाइफ एज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये क्या होती है नाइफ एज, अगर इस स्थिति को कोई भी इकॉनमी इस स्थिति को प्राप्त नहीं करती है तो उसे कहला क्या है वो जो प्रॉब्लम कहलाती है आपकी वो कहलाती है नाइफेज प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी क्या है आपका इसी का पार्ट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपका हैरेड डोमर मॉडल का ही पार्ट है। और हैरेड मॉडल ने कहा था ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की थी, ठीक है। हैरेड मॉडल ने क्या कहा था आपका ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों कि ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक होता है दोस्तों डिमांड साइड, डिमांड साइड के लिए, और एक होता है दोस्तों सप्लाई साइड के लिए, ओके। एक होता है डिमांड साइड के लिए, एक होता है सप्लाई साइड के लिए। डिमांड साइड में क्या होता है, डिमांड साइड में यानी कि निवेश वह सीधे तौर पर कुल मांग पर, जो हमारी कुल मांग है उसमें वृद्धि करता है, ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे व्यय करेंगे तो वो क्या करेगा हमारा डायरेक्ट डिमांड साइड में इफेक्ट डालेगा और मांग में कुल मांग में आपकी क्या होती है वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी कि डिमांड में क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट का दूसरा पक्ष देखें, ये पहला पक्ष है इन्वेस्टमेंट का, हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारी डिमांड में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पक्ष है दोस्तों अगर हम निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से जो भी हम मशीनें हैं उनको खरीद सकते हैं, मशीनों को खरीद सकते हैं। और जो हमारे ये मान लीजिए कि यहाँ पे भवन में है कोई, हमने क्या लिया कोई भवन किराए पे लिया है, कोई कैपिटल किराए पे लिया है वहां से, तो हमने क्या किया है उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि उससे क्या होगा हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी कि उससे क्या होगा हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के हमारे दो रूप होते हैं, हैरोल्ड डोमर का कहना था कि इन्वेस्टमेंट के दो रूप होते हैं, एक होता है डिमांड साइड के लिए, एक होता है सप्लाई साइड के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नाइफेज नाइफेज प्रॉब्लम आपको बता दी गई है, जी ए इक्वल्स टू जी एन इक्वल्स टू जी डब्ल्यू होता है, ठीक है। जी ए यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, एन यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट और डब्ल्यू यानी कि आपकी वारंटेड ग्रोथ रेट, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि स्टेशनरी स्टेट, यानी कि स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था किसका कहना था, ये जो स्टेशनरी स्टेट है आपकी यानी कि स्थिर अवस्था है, ये दोस्तों आपका एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ और रिकार्डो की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में स्टेशनरी स्टेट के बारे में बताया गया है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हैरड मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ, यानी कि हैरड के मॉडल में, आर्थिक वृद्धि मॉडल में इसके उत्पादन फलन का स्वरूप क्या है था। ठीक है, जो भी आपका उत्पादन फलन है उसका क्या स्वरूप है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि फिक्स फैक्टर प्रपोर्शन। फिक्स फैक्टर प्रपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए एक कैपिटल है आपकी, ठीक है, कैपिटल के साथ आपको लेबर को यूज करना पड़ता है, यानी कि कोई मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन में मान लीजिए आपको 10 लेबर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, 10 लेबर्स इस पे लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये मशीन चलती है, ठीक है। अगर हम दूसरी मशीन लगा दें यहाँ पे, इसी फैक्ट्री में अगर हमने दूसरी मशीन खरीद ली, इसी की टू कॉपी यानी कि दूसरी कॉपी, एक दूसरी मशीन खरीद ली, तो हमें कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर और 10 की पड़ेगी आवश्यकता ना, ठीक है, फिर और 10 की लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इस मशीन को चलाने के लिए भी 10 लेबर की आवश्यकता है और इस मशीन को चलाने के लिए भी 10 मशीनों की आवश्यकता है। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि एक कैपिटल एक कैपिटल के बदले एक कैपिटल के साथ एक कैपिटल के साथ आपको 10 लेबर की आवश्यकता पड़ रही है और दो कैपिटल के साथ आपको 20 लेबर की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन, यानी कि एक एक कैपिटल के साथ 10 लेबर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, यानी कि यानी कि क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा दोस्तों, जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे 10 लेबर और एक कैपिटल से ही हो पाएगा, ठीक है, हमारा ऐसा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा कि अगर वहां पे 5 लेबर हमने लगा दिए और एक मशीन लगा दी, इससे प्रोडक्शन ना हो, इससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर साधन अनुपात वाला उत्पादन फलन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, इन हैरड मॉडल टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट इज इंक्लूड एज कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट जो है उसमें इंक्लूड होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, या हैरड जो डोमर मॉडल है, डोमर मॉडल में होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शन सी बोल रहा है हैरड मॉडल टेक्निकल कोफिशिएंट आउटपुट कैपिटल रेशियो, आउटपुट कैपिटल रेशियो होता है। इन डोमर्स मॉडल टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट कैपिटल लेबर रेशियो, ये है कैपिटल लेबर रेशियो होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इन हैरड मॉडल टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट इज इंक्लूड एज कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, जब आपने हैरड डोमर मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, G इक्वल्स टू एस अपॉन सी, ठीक है, ये आपको याद आया होगा। सी क्या होता था यहाँ पे, सी हम ICOR भी कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी इसे कहते हैं, ठीक है। और सी को हम क्या बोलते हैं, सी हमारा होता है दोस्तों कैपिटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, ठीक है, यानी कि सी का मतलब क्या आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है। एस क्या होता है यहाँ पे, एस होता है दोस्तों सेविंग रेट, एस होता है यहाँ पे सेविंग रेट आपका, ठीक है, एस होता है सेविंग रेट। और जी हम बोलते हैं ग्रोथ को, इसे बोलते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट होता है यहाँ पे हैरड मॉडल में, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट क्या होता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे, देखेंगे इन हैरट्स मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि हैरट के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त की जाती है हमारे संतुलन की समृद्धि,
यानी कि हमारा G इक्वल्स टू एस अपॉन सी से हम हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ऑप्शन बी इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, ऑप्शन सी इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट से, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी पर। ऐसा क्यों होगा, ये पूछेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है आपका, इसे मान लीजिए आपका क्या है, ICOR है ये आपका। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। ठीक है, ये क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये है आपकी आई, और ऊपर है आपका एस, यानी कि सेविंग है ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये है सेविंग आपकी, ये है आपका इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए जब आपका इन्वेस्टमेंट एक है, ठीक है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो मान लीजिए वो है एक। और यहाँ पे आप ये भी मान लीजिए कि जो हमने इक्वलिटी की बात करी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल है, तो हमारा एस बी क्या होगा आपका, वन होगा। ठीक है, एस बी क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होगी, तो आपका ग्रोथ रेट भी क्या होगी, हमारी इक्वल ही होती है, ग्रोथ रेट भी हमारी इक्विलिब्रियम पे ही होगी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप सभी के। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होते हैं, हैरेड डोमर मॉडल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होते हैं दोस्तों, तभी आपकी इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट हमारी होती है। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो हमारी इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट पर होगी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दोस्तों, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स वाज अनाउंस्ड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नवंबर 2007 में। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका नवंबर 2007 में नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स की घोषणा की गई थी। और इसे आगे जाकर, अब इसको आगे जाकर कब की गई है इसकी घोषणा, राष्ट्रीय कृषि नीति पे जोड़ दिया गया है इसे। ठीक है, इसको राष्ट्रीय कृषि नीति में जोड़ दिया गया है। और राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी कब आई थी, राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी हाल ही में आई है 2020 में। ठीक है, वो कब आई है आपकी, 2020 में आई है दोस्तों। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द प्राइस एट विच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, यानी कि वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है, कहलाती है। ऑप्शन ए सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी एकत्रण कीमत यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस, ऑप्शन सी इशू प्राइस यानी कि निकासी कीमत, ऑप्शन डी लीगल मिनिमम प्राइस यानी कि वैधानिक न्यूनतम कीमत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इशू प्राइस। इशू प्राइस यानी कि जिस कीमत पर भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यानी कि PDS के तहत, ठीक है, PDS के तहत खाद्यान्न का वितरण करती है। ठीक है, खाद्यान्न का हमने क्या करा, इससे वितरण किया है, खाद्यान्न का वितरण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं केंद्रीय निकासी कीमत या केंद्रीय केंद्रीय सेंट्रल होती है। ठीक है, केंद्रीय निर्गम निर्गम मूल्य। ठीक है, मूल्य या कीमत। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दोस्तों, फॉर द फॉलोइंग सीरीज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में, यानी कि जो निम्नलिखित श्रेणी दे रखी है, 2 से कम, 4, 5, 4, 6, 8, 9, 12 से अधिक। ठीक है, इस श्रेणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मापक कौन सा होगा, इनमें से उपयुक्त मापक कौन सा होगा ये आपको बताना है। जैसे कि हम मीन को जानते हैं, मीन क्या होता है आपका, मीन क्या होता है, उसमें जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं या डाटा कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं दोस्तों, सभी जितने भी x1 x2 x3 हैं, इन सभी को हमने xn को जोड़ दिया, अगर हम n से डिवाइड कर दें उसे, तभी आपका मीन निकलता है। यानी कि मीन के लिए आपको हर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, x1 की भी आवश्यकता पड़ती है और xn की भी, यानी कि पहले की भी आवश्यकता पड़ेगी, पहले ऑब्जर्वेशन की भी और लास्ट ऑब्जर्वेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर हम वही बात करें मोड की, तो मोड में भी दोस्तों आपको, मोड में भी आपको हर एक ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक को देखना होता है आपको कि उनकी आवृत्ति कितनी आई है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होती है वही उसका मोड कहलाता है। मोड आपको निकालना आता होगा। ठीक है, यानी कि मोड में भी आपको हर एक, यानी कि प्रत्येक, हर एक यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आपको देखना होता है, तभी आपको क्या मिल सकता है, मोड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। यानी कि जब जो मीडियन होता है, जो माध्यिका होती है, उसमें लास्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन है, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मीडियन कैसे निकाला जाता है दोस्तों, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, हमने आगे से जितने हैं और पीछे से कितने हैं उन उतनों को काउंट कर लिया हमने, और बीच वाला जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म इनको हटा देंगे तो मिडिल टर्म ही आपका क्या होती है, माध्यिका होती है। ठीक है, मिडिल टर्म ही आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि अपकिरण गुणांक का मान व्यक्त होता है, किससे व्यक्त होता है। यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ फॉर्मूले। ठीक है, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। जब आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में निकाल देखना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में देखना है, और आप सभी को पता होगा डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं, डिस्पर्सन में क्या क्या चीजें आती हैं। डिस्पर्सन में आपका रेंज भी आता है, वेरिएंस भी आती है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है, मीन डेविएशन भी आता है। ओके, और आपका क्वार्टाइल डेविएशन भी आता है। ये सभी किस में आते हैं, आपके डिस्पर्सन में आते हैं ना। ठीक है, डिस्पर्सन में आते हैं। तो आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से रिलेटेड हो, मीन से रिलेटेड और मीन से रिलेटेड और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड आपको एक ही चीज देखने को मिलती है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब आप देखते हैं दोस्तों, यानी कि सीवी, अगर हम जब हम सीवी निकालते हैं, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन देखना है हमें पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन यानी कि ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100, तो यही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, शेप ऑफ कर्व ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मेसोक्रेटिक व्हेन, एक वितरण के वक्र का आकार
मध्यम शीर्ष वाला होगा, जबकि कब होगा ये? मध्यम शीर्ष का मतलब क्या है? जब आप कर्टेसिस पढ़ेंगे तो आपने तीन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। शीर्षक निकालने की तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों से हमें शीर्षक पता चलता है। उन तीन का नाम है आपका, पहला आपका लेप्टोक्रेटिक, दूसरा आपका मेसोक्रेटिक और तीसरा आपका प्लेटोक्रेटिक, ठीक है। इसमें आपका जो बीटा टू का मान है दोस्तों, मेसोक्रेटिक में बीटा टू का मान हमेशा 3 होता है। अगर हम वहीं लेप्टोक्रेटिक की बात करें, लेप्टोक्रेटिक में बीटा टू का मान आपका ग्रेटर देन 3 होता है, यानी कि 3 से बड़ा होता है। अगर हम प्लेटोक्रेटिक की बात करें तो बीटा टू का मान आपका लेस देन 3 होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका? लेस देन 3 होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों मेसोक्रेटिक की बात करें, मेसोक्रेटिक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों एक और चीज बता देते हैं आपको। एक होता है दोस्तों एक्सेस एक्सेस कर्टेसिस एक्सेस कर्टेसिस एक्सेस कर्टेसिस क्या होता है दोस्तों? उसे बोलते हैं हम गामा टू उसे बोलते हैं हम गामा टू। गामा टू बराबर क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका बीटा टू माइनस थ्री, ठीक है। बीटा टू माइनस थ्री, अगर हम बीटा टू से अगर हम थ्री माइनस कर दे तो आपका क्या निकल जाता है? एक्सिस कर्टेसिस, जिसे हम बोलते हैं गामा टू। यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है? बीटा टू देखना है। बीटा टू का मान क्या है आपका? थ्री है। बीटा टू का मान थ्री है तो बीटा टू का मान देखेंगे कहाँ कहाँ पे थ्री है। बीटा टू का मान जीरो, बीटा टू का मान वन, बीटा वन का मान थ्री, बीटा टू का मान थ्री, यानी कि ये क्या है आपका सही आंसर। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस भी कर दें, थ्री में से थ्री माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि गामा बराबर क्या आ जाएगा आपका? जीरो। गामा टू बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय 4, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिकम्स। यानी कि यदि किसी श्रेणी के सभी मानों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का मान हो जाएगा। सहसंबंध जो गुणांक है आपका, कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसका मान क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। पहले ये देखेंगे कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन आपके दो चर है, मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है। दो चर हैं आपके, यानी कि दो वेरिएबल्स आपके एक्स और वाई, यानी कि दो चरों के बीच रैखिक संबंध की कोई भी रैखिक संबंध बनेगा इनके बीच, इनकी रैखिक संबंध की यानी कि लीनियर रिलेशन की इनकी इसकी पावर और डायरेक्शन को बताता है दोस्तों। इसकी पावर और डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में क्या संबंध है, कैसा लीनियर संबंध है, नॉन लीनियर संबंध है, कैसा संबंध है, उसकी पावर और उसके डायरेक्शन को बताता है आपका सहसंबंध, ठीक है। उम्मीद है कोरिलेशन आपको समझ में आया होगा। कोरिलेशन क्या है? दो चरों के बीच रैखिक संबंध की शक्ति और दिशा, ठीक है, यानी कि पावर और डायरेक्शन को मापता है, ठीक है दोस्तों। और आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि सीसी बोल रहा हूं इसे मैं, ठीक है, सीसी, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच रहता है, ठीक है। इसका मान कैसा रहता है? माइनस वन से प्लस वन के बीच, ठीक है, माइनस वन से प्लस वन के बीच रहता है। तो आपको यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। माइनस वन से अगर प्लस वन के बीच रहता है और इसको फोर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फोर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? माइनस फोर और प्लस फोर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। यानी कि क्या है, ये जो आर है आपका, कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपका, वो माइनस वन से प्लस वन रहेगा। यानी कि इसमें गुणा करने का, यानी कि इसको बोलते हैं हम ओरिजिन का, कोरिलेशन में हमेशा याद रखेगा, कोरिलेशन में ओरिजिन एंड
स्केल यानी कि जोड़ना या घटाना, जोड़ना या घटाना है, या गुणा या भाग का कोई असर नहीं होता, का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी के। यानी कि कोरिलेशन जो होता है दोस्तों, वो ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ओरिजिन से और स्केल से क्या है आपका, स्वतंत्र होता है। ये हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसका मान क्या होगा, सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, ना 2 से गुणा होगा, ना 4 से गुणा होगा, ना 16 से गुणा होगा, यानी कि ये चेंजेस ही नहीं होंगे, ना प्लस से चेंज हो सकता है, ना माइनस से होगा, ना गुणा से, ना भाग से, किसी से भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन 1। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है आपको, इफ द वैल्यू ऑफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन 1 देन वैल्यू ऑफ अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी। यानी कि यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से अधिक हो तो दूसरे प्रतिगमन गुणांक का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसे देखना है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मोर देन 1 होगा। ऑप्शन बी लेस देन 1 होगा। ऑप्शन सी इक्वल टू 1 होगा, या ऑप्शन डी इक्वल टू माइनस माइनस 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, पहले रिग्रेशन को जान लेते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, यह क्या है दोस्तों, रिग्रेशन एक एक स्टैटिकल मेथड है। ठीक है, यानी कि क्या है, सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे चर दिए गए हैं, जितने भी हमारे चर हैं, एक्स और वाई को बोलते हैं हम चर। ठीक है, एक्स और वाई हैं, जितने भी हमारे चर दिए गए हैं उनके बीच जो संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिग्रेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब हम एक्स और वाई के बीच क्या करें, संबंध को ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, उनके बीच कैसा संबंध है उसको देखना चाहते हैं, उसी के बारे में आपको क्या बताता है, आपका रिग्रेशन बताता है। ठीक है, उम्मीद है रिग्रेशन पता चल गया होगा आपको। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमेशा यदि याद रखिएगा, जो आर होता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, जो भी आपने देखा था, आर बराबर क्या होता है हमारा, माइनस वन से प्लस वन होता है। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों आर स्क्वायर, इसी का ही स्क्वायर करेंगे हम। आर स्क्वायर बराबर होता है आपका बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, यही आपके क्या होते हैं दोस्तों, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि आरसी, रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यानी कि दो चरों में आपके दो क्या होंगे, आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे, एक होता है बी वाई एक्स और एक होता है बी एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या होता है, अगर हम इनकी गुणा कर दें तो ये किसके बराबर होता है, आपका आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए अगर, हमेशा क्या होता है, अगर मान लीजिए जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लीजिए मैक्सिमम आर है आपका 1 है, मैक्सिमम आर कितना है 1 है। अगर 1 का स्क्वायर करें हम, क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो हम 1 ही आता है। और यहाँ पे बोला गया है रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो मान लीजिए क्या है, मोर देन 1 है। एक मान लीजिए इनमें से क्या है, इन दोनों में से एक है, एक दूसरा ये है, इन दोनों में से एक क्या है, एक से बड़ा है, मान लीजिए एक क्या है, दो है, एक क्या है, 2 के बराबर है, तो दूसरा एक से बड़ा मान लिया हमने। तो इतना याद रखिएगा, ये क्या हो सकता है, सिर्फ एक के बराबर हो सकता है, इन दोनों का गुणनफल क्या हो सकता है, सिर्फ एक के बराबर होगा, एक से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा एक से कम ही होगा। ठीक है, एक से कम हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, लेकिन
उससे ज्यादा, एक से ज्यादा अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरे वाले का मान हमेशा एक से कम होगा। ठीक है, जब हमारा एक का मान, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का मान एक से अधिक है, एक से अधिक है दोस्तों, तो दूसरे का मान क्या होता है हमारा, एक से कम ही होगा, यानी कि लेस देन वन होगा, लेस देन वन, लेस देन वन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लेस देन वन। ओके, उम्मीद है इस आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द एप्रोप्रिएट द appropriate diagram to represent the production of different agriculture product in a specific year will be। ठीक है, यानी कि एक आपका क्या है, एक डायग्राम बताना है आपको, अप्रोप्रिएट डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे, यानी कि किसी एक वर्ष के विभिन्न कृषि उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख कौन सा होगा, इसमें से ये बताना है अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, जो एक ही ईयर में, एक ही ईयर में कितना हमने प्रोडक्शन किया है, कितना हमने प्रोडक्शन किया है उसको बता दे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ईयर है, इसमें एक वाले भाग में कितना किया है, दूसरे में कितना किया है, तीसरे में कितना किया है, चौथे में कितना किया है, पांचवें में कितना किया है, छठे में कितना किया है, ये आपको बता दे। किसके द्वारा पता चलेगा, ये आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। ये कैसे, कौन सा डायग्राम है, ये है आपका दोस्तों पाई डायग्राम, यानी कि वृत्त, जो वृत्त चित्र है आपका। ठीक है, वृत्त चित्र, सॉरी, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों, द डेवलपमेंट सेंटर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए शुम्पेटर के द्वारा, ऑप्शन बी सैमुअल्सन के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबिन्सन के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा सॉरी, और ऑप्शन डी हिक्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि सैमुअल्सन के द्वारा। सैमुअल्सन के द्वारा क्या की गई थी, आपकी डेवलपमेंट सेंटर परिभाषा दी गई थी। सैमुअल्सन के द्वारा क्या कहा गया था, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रॉबिन्स ने क्या कहा था, रॉबिन्स ने हमें स्कैरसिटी की बात करी थी, स्कैरसिटी की बात करी थी, और शुम्पेटर ने इनोवेशन की बात की है। ठीक है, लेकिन सैमुअल्सन ने क्या किया है, सैमुअल्सन का सबसे बड़ा काम है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, स्केरसिटी, स्केरसिटी यानी कि कमी, ठीक है, स्केरसिटी यानी कि कमी, डेवलपमेंट यानी कि विकास, और वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर यानी कि कल्याण, यानी कि कल्याण, इन तीनों को क्या किया है उसने, वेलफेयर को, डेवलपमेंट को, और आपकी स्केरसिटी को, इन सभी को क्या किया है दोस्तों, एकत्र करने का काम किया है, एक एक मॉडल पे या एक डेफिनेशन पे लाने का काम किसके द्वारा किया गया है, सैमुअल्सन के द्वारा किया गया है, जिससे अर्थशास्त्र में वर्तमान की संतुष्टि और भविष्य की बेहतरी दोनों के लिए जो संसाधन है, यानी कि दोनों के लिए जो भी रिसोर्सेस हैं दोस्तों, जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका आवंटन एक उनका आवंटन एक गतिशील अध्ययन की तरह इसमें लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो काम है दोस्तों, यानी कि स्कैरसिटी को, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, इनको एकत्रित करने का काम हमारा सैमुअल्सन के द्वारा किया गया है, और ये परिभाषा आपकी कहलाती है डेवलपमेंट सेंटर्ड परिभाषा। ठीक है, यानी कि विकास केंद्रित परिभाषा आपकी कहलाती है। ओके, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड लेवल ऑफ इनकम डिस्पैरिटी इज नोन एज, यानी कि प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र कहलाता है ये देखेंगे। ऑप्शन ए लॉरेंस वक्र, ऑप्शन बी कुजनेट वक्र, ऑप्शन सी एंजल कर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम
और इनकम डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी यानी कि आय असमानता, आय असमानता, आय असमानता और पर कैपिटा इनकम, इन दोनों के बीच जो आपका रिलेशन है वो आपका कुजनेट कर्व के द्वारा देखा जाता है। कुजनेट कर्व क्या बोलता है आपका? कुजनेट कर्व बोलता है दोस्तों, जैसे जैसे कोई देश में समृद्धि बढ़ती है, ठीक है, किसी देश की आय बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, ठीक है, इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो उसकी इनकम डिस्पैरिटी पहले बढ़ती है, ठीक है, आय में असमानता बढ़ती है, ठीक है, बढ़ते रहती है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, दोनों के दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम और इनकम डिस्पैरिटी बिल्कुल घटने शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होती है, देश की जो आय है, देश की जो समृद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उस टाइम पे आय की असमानता भी बढ़ती है, ठीक है, आय की असमानता भी बढ़ रही है उस टाइम पे, और फिर बाद में जाके क्या होती है, बाद में जाके क्या होती है दोस्तों, घटती है, आय की असमानता क्या होती है, धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे आय की समानता क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है, जो कि हमें क्या दिखाता है, उल्टा यू आकार का। कुछ नेट करो, हमेशा याद रखना, कुछ नेट करो हमारा क्या होता है, उल्टा यू आकार का, सॉरी उल्टा, उल्टा यू आकार का, यू आकार का, यानी कि इन्वर्टेड यू शेप। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कुजनेट कर्व जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड मनी इन द ग्रोथ मॉडल, यानी कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? ऑप्शन है हेरड ने, ऑप्शन बी डोमर ने, सॉरी ऑप्शन बी टॉबिन ने, ऑप्शन सी डोमर ने, ऑप्शन डी रॉबिन्सन ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि टॉबिन्स ने, ठीक है। टॉबिन्स ने क्या किया था, जो आपका सोलो मॉडल था, सोलो मॉडल कब आया था, 1956 या 57 के आसपास आया था, ठीक है। सोलो का जो ग्रोथ मॉडल था दोस्तों, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल, उसमें इन्होंने क्या किया था, मनी टर्म्स को क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें क्या किया था, मनी टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था इस पे, ठीक है, मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया था ग्रोथ मॉडल में, ठीक है, टॉबिन्स का ये काम है। और ये किया था इन्होंने 1965 में, ठीक है, 1965 में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी ग्रोथ मॉडल, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी, टॉबिन्स का मॉनेटरी ग्रोथ मॉडल, मॉनेटरी ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं इसे हम। और इसे हम टॉबिन, टॉबिन और क्विस्ने, टॉबिन क्विस्ने मॉडल भी कहते हैं इसे हम, ठीक है, टॉबिन क्विस्ने मॉडल भी कहते हैं, क्विस्ने मॉडल, ओके। मॉनेटरी ग्रोथ मॉडल भी हम इसे ही बोलते हैं, टॉबिन क्विस्ने मॉडल भी हम इसी को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, टॉबिन्स का काम क्या था कि इन्होंने मनी को इंट्रोड्यूस किया था, किससे रिलेटेड, किसके साथ जोड़कर, आपका सोलो मॉडल के साथ जोड़कर, ठीक है, सोलो मॉडल में इन्होंने मनी टर्म्स को जोड़ दिया था। और 1965 में ये मॉडल दिया गया था जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी ग्रोथ मॉडल या टॉबिन क्विस्ने मॉडल, ओके। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, which one of the following economist is associated with adding up problem, यानी कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी विक्सटेड, ऑप्शन सी लियोनटिफ और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि विक्सटेड, यानी कि फिलिप विक्सिट के द्वारा एडिंग अप प्रॉब्लम को दिया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है आपका एडिंग अप प्रॉब्लम का, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
एग्जॉशन, एग्जॉशन थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम या थ्योरी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, थ्योरम या थ्योरी। ओके, प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, ठीक है। ये विकसित के द्वारा, ये विकसित के द्वारा 19 1994 में दिया गया था, ठीक है, यानी कि 1894 ईस्वी में इसने इस नियम को, इस प्रॉब्लम को देखा था, इसको दिया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, ठीक है, इस नियम को जानेंगे तो इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार उत्पादन, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, उत्पादन, उत्पादन के जितने भी साधन है हमारे, उत्पादन के हम मानते हैं हमेशा दो साधन है, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इन साधनों को, ठीक है, इन कारकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, अगर हमने इनको सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर के अनुसार अगर इनको हमने भुगतान कर दिया, इनको इनका पैसा दे दिया, जितना इन्होंने काम किया है उतना इनको भुगतान कर दिया, तो इन इन जो ये जो भुगतान है, इन कारकों के द्वारा जो जितना भी भुगतान दिया गया है, वो भुगतान, वो भुगतान हमारा किसके बराबर होगा, टोटल प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि कुल उत्पाद के बराबर होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, यानी कि प्रोडक्ट पूरा समाप्त हो गया, प्रोडक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, हम या तो इसे आउटपुट भी लिख सकते हैं, टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट भी बोल सकते हैं, क्यू भी बोलते हैं, इसे हम टीपी भी बोलते हैं। ये होता है दोस्तों इक्वल्स टू एल यानी कि लेबर मल्टीप्लाई बाय एमपीएल यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस के इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है स्कीटोस्की पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, स्कीटोस्की विरोधाभास का संबंध किससे है, पहला पब्लिक इकोनॉमिक्स से, ऑप्शन बी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से, ऑप्शन सी वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, ऑप्शन डी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। ये आप सभी को पता होगा कि जो स्टोक्स की पैराडॉक्स है, स्टोक्स की पैराडॉक्स ये किसके संबंध में दिया था इन्होंने, कैल्डर, कैल्डर और हिक्स, हिक्स और कैल्डर की जो हमारा क्राइटेरिया था, क्राइटेरियन, हिक्स के क्राइटेरियन के ऊपर ही इन्होंने क्या दिया था, अपना स्टोक्स की पैराडॉक्स दिया था, ठीक है। स्टोक्स की पैराडॉक्स क्यों दिया गया था, जो हिक्स और हेंशन था, उनका जो क्षतिपूर्ति का मॉडल था दोस्तों, क्षतिपूर्ति का मॉडल यानी कि अगर एक जो लाभार्थी है आपका ए बी, मान लीजिए आपके क्या है, दो व्यक्ति हैं, इनमें से मान लीजिए एक लाभार्थी है, एक को लाभ पहुंचा है, ठीक है, एक को लाभ पहुंचा है, एक को हानि हुई है, कोई घटना से क्या हुई है, एक को लाभ पहुंचा है, एक को हानि पहुंची है, ठीक है। तो हिक्स और कैल्डर और हिक्स का कहना था कि जो लाभार्थी होता है दोस्तों, जो लाभार्थी होता है वो संभवतः रूप से, जो संभावित रूप से है, वो संभावित रूप से क्या करता है, जो नुकसान की है वो भरपाई कर सकता है, ठीक है, जो बी के नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है, ये कहना था जो कैल्डर है और हिक्स का, ठीक है। और इसी का जो पैराडॉक्स है, इसी का जो विरोधाभास है, वो किसके द्वारा दिया गया था, हमारा स्टोस्की, स्कोटोस्की, स्कीटोस्की के द्वारा दिया गया था, सॉरी जीभ लग रही है, स्कीटोस्की के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ये किसमें है आपका, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये किसका पार्ट है आपका, वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक पार्ट है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो केसीसी कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, केसीसी आपका बैंक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, ठीक है, बैंक, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे वो आपके कॉमर्शियल हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए आपके, और आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सभी क्या है आपके केसीसी को क्या कर सकते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उनका क्या कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात आए कि इसकी एजेंसी कौन सा है, नोडल एजेंसी या इसकी अपर एजेंसी अपेक्स बॉडी कौन सी है, जो इसको इम्प्लीमेंट किया है जिसने, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बॉडी क्या कहलाएगी, सॉरी इसकी इम्प्लीमेंटेड कह सकते हैं हम, या इंट्रोड्यूसिंग बॉडी, ये किसने शुरुआत की थी इसकी, तो वो किया गया था आपका नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी आपकी बी भी है, सी भी है, तो बी और सी ऐसा ऑप्शन है नहीं आपका, तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंप्लीमेंट करने की बात आए, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करने की बात है, तो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, ये आपका नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो केसीसी से रिलेटेड क्या है, केसीसी कब शुरू हुआ था, केसीसी 1998 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। केसीसी की रिकमेंडेशन आपको दी गई थी आरवी गुप्ता कमेटी के द्वारा, ये आपको पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है। आरवी गुप्ता कमेटी ने क्या किया था, इसकी रिकमेंडेशन दी थी। 1998 में केसीसी स्टार्ट हो गया था। इसकी अपेक्स बॉडी किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये मॉडल किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, ये लागू किया गया था आपका नाबार्ड के द्वारा, ये किया गया था नाबार्ड के द्वारा, इसे नाबार्ड देखती है, ठीक है। और नाबार्ड इशू करने की जो एजेंसी है इसकी, ठीक है दोस्तों, जो इसकी एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो इसकी है, वो है आपकी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सभी के हैं इसकी एजेंसीज हैं, जो इसको क्या कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ओके, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक्सप्रेस टू, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। अंतरराष्ट्रीय तरलता होती क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये यूएसए है, या चाइना मान लीजिए, ठीक है, अलग एजेंसी एक और है, चाइना मान लीजिए, ठीक है, इंडिया है, चाइना है, और अलग कोई और देश मान लीजिए, जापान मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग देश हैं, ठीक है, अलग अलग देश हैं। तो भारत क्या कर रहा है, यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, अलग अलग देशों से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ठीक है, अलग अलग देशों से व्यापार करता है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है दोस्तों, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है या तरलता है, ठीक है, वही तो उसकी तरलता होगी जिससे वो लेन देन कर सकता है। भारत और चाइना आपस में क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जापान आपस में लेन देन कर सकते हैं, वो क्या करेंगे आपकी, वो इसकी कोई ना कोई करेंसी तो होगी। जो इंडिया अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है चाइना से, तो वो क्या करेगा, ऐसी कोई करेंसी देगा जो वहां भी वैलिड हो, ठीक है। तो जो ये करेंसी वैलिड होती है उसी को बोलते हैं हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को दोस्तों हमारी दो तरीके से देखी जा सकती है। पहली है हमारी गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड भी आपकी क्या होती है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है। और आपकी होती है विदेशी मुद्राएं, ठीक है, जितनी भी हमारी फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन करेंसीज है हमारे पास, ठीक है, या फॉरेन रिजर्व्स है हमारे पास, वो सभी क्या होते हैं आपकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी होती है, ठीक है। वही क्या आपकी, उसी से हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं किसी भी देश से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है डिफरेंट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से भिन्न विकल्प कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा विकल्प है देखना है। नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी या सेबी, ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड यानी कि नाबार्ड कब शुरू हुआ था, जुलाई जुलाई 12 1982, ठीक है। आईडीबीआई, वहीं आईडीबीआई की बात करेंगे तो आईडीबीआई कब स्टार्ट हुआ था, जुलाई जुलाई 1 1964, आईडीबीआई। सिडबी, सिडबी की शुरुआत कब हुई थी, सिडबी की हुई थी दोस्तों अप्रैल अप्रैल 2 अप्रैल 2
1990। उम्मीद है डेट सही होगी, देख लेना एक बार। अप्रैल 2, ये याद आ रहा है मेरे को, अप्रैल 2 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सेबी की शुरुआत दोस्तों, सेबी की शुरुआत कब हुई थी? सेबी 1990 में, 1990 या 1988, 1990 या 1998, 1998 में हुई थी आई थिंक इसकी शुरुआत, 1998 में। और 4 साल बाद इसकी क्या होता है, 1992, हाँ सही है, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1994 में, 1992 में क्या हो गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय बन गया था ये। ठीक है, वैधानिक निकाय कब बना था? 1992 में। ठीक है, इसके 4 साल पहले क्या हुआ था? इसके 4 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था 1998 में, सॉरी 1988 में। ओके, उम्मीद है आपको याद होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इसके सन आ सकते हैं और इसकी क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कभी भी। तो अब देखना है दोस्तों कि इसमें अलग कौन सा है। ठीक है, नाबार्ड क्या आपका एक तरीके से क्या है, बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक, जिसमें क्या करता है वो, कृषि ऋण देता है। ठीक है, कृषि ऋण देता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से बैंक है। ठीक है, जो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। आईडीबीआई क्या है, आईडीबीआई भी क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्या है ये, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये भी क्या करता है, इंडस्ट्री के लिए लोन देता है। ये क्या देता है, लोन देता है। ये भी क्या एक तरीके का बैंक है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का बैंक है, आईडीबीआई भी। वहीं बात करें हम सिडबी की, सिडबी है दोस्तों आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है उनको क्या करता है दोस्तों, लोन देने का काम करता है, लोन देने का काम करता है। और ये भी क्या है, एक तरीके का बैंक है। ये भी क्या है, बैंक है। ये भी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन वही बात करें हम सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ये क्या करता है, सेबी क्या करता है, सेबी भारत में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या है स्टॉक्स है, उनका बाजार का विनिमय का, सॉरी नियमन का काम करता है, यानी कि रेगुलेशन का काम करता है उसके। ठीक है, उसमें क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेशन बॉडी है एक। ओके, ये क्या है, एक रेगुलेशन बॉडी है। लेकिन ये सभी क्या है, बैंक है। ये सभी क्या है, बैंक है दोस्तों। ये सभी क्या है, बैंक है। ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सेबी क्या करता है, आपका रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि नियमन का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पूछा है, यानी कि डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, द सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन टोटल सेविंग इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के कुल बचत में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शन ए हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन डी फॉरेन सेक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर। घरेलू क्षेत्र जो है हमारा है, भारत का जो घरेलू क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेविंग्स में देता है। सबसे ज्यादा सेविंग्स कौन करता है, आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है। और ये लगभग लगभग 60 से 70% तक सेविंग करता है। ठीक है, टोटल सेविंग का कितना है, 60 से 70% तक क्या है आपकी हाउस होल्ड सेव करता है। ओके, इसको, इस डाटा को आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IRDA इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, या ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, IRDA की फुल फॉर्म क्या है? IRDA की फुल फॉर्म है दोस्तों इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो इसका किससे संबंध होगा आपका, इंश्योरेंस सेक्टर से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईआरडीए, आईआरडीए की शुरुआत कैसे हुई थी, 1994 में, 1994 में जो आपके पूर्व आरबीआई गवर्नर थे आर एन मल्होत्रा जी, आर एन मल्होत्रा जी की कमेटी बनी थी, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी 1994 में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, आईआरडीए एक्ट, आईआरडीए एक्ट पारित हुआ था 1990 में, ठीक है दोस्तों। 1990 में आईआरडीए एक्ट लीगली क्या हुआ था, एक्ट आया था। और इसका फॉर्मेशन यानी कि आईआरडी का फॉर्मेशन, आईआरडीए एक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। आईआरडीए एक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ है, 2000 ईस्वी में। इस क्रम को हमेशा याद रखेंगे। आईआरडीए किसके द्वारा आया गया था, आर एन मल्होत्रा जी, एक क्या थे आपके आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे ये। इन्होंने क्या किया था 1994 में अपनी रिकमेंडेशन में दिया था आईआरडी के बारे में। आईआरडीए एक्ट कब आया था, 1990 में, यानी कि 1999 में। और 2000 में इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, यानी कि स्थापित हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, ये तरह है, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, फैमा इज एसोसिएटेड विथ, फैमा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन सी अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन डी कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, ये क्या है, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ये, ठीक है। फैमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या है, मैनेजमेंट है। ये किसकी जगह आया था, फैमा जो है दोस्तों वह फैरा को हटाकर आया था, ठीक है। फैरा को हटाकर आया था, क्यों, क्योंकि इसमें जो फैरा है दोस्तों, फैरा क्या था, बहुत ज्यादा जटिल था, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या था वो, जटिल था। इसलिए इसे हटाकर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फैमा को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। फैमा कब आया था, फैमा आपका आया था 1999 में, ठीक है, 1999 में आया था आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस, सीएस, दो चीजें मैं बता देता हूं आपको, ये याद रखेंगे हमेशा, सीएस और पीएस। दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। दो चीजें हैं, उपभोक्ता बचत और जो आपका उत्पादक बचत, या इसको बोल सकते हैं हम, जो हमारा उपभोक्ता है, ये है उपभोक्ता बचत, और यह है उत्पादकता बचत, यानी कि प्रोडक्शन सरप्लस या प्रोडक्ट सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस, ओके। तो जो सीएस होता है दोस्तों, कंज्यूमर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों डिमांड कॉन्सेप्ट, डिमांड कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है, डिमांड कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, उत्पादक क्या करता है, उत्पादित करता है ना, तो यानी कि ये क्या है, सप्लाई बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई कॉन्सेप्ट है। पहले इतनी चीज समझ गए होंगे। अगर ये डिमांड कॉन्सेप्ट है तो इसमें या तो डिमांड कर्व होगा, पहली चीज, इसमें या तो डिमांड कर्व आएगी पहली चीज, या दूसरा आएगा डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। दो चीजों को होना बहुत जरूरी है कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सप्लाई कर्व होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, सप्लाई कर्व होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए इसके लिए सप्लाई फंक्शन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है डायग्राम में, हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस, आपको दिया है डीडी डायग्राम यानी कि डिमांड डायग्राम दिया है, देखो डीडी डायग्राम दिया गया है, ओके। अगर हम कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं डायग्राम के थ्रू दोस्तों,
अगर हम निकालते हैं डायग्राम के थ्रू अगर हम निकालते हैं कंज्यूमर सरप्लस, तो वो होता है दोस्तों हमेशा डिमांड 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 कर्व डिमांड कर्व के नीचे का भाग एवं एवं प्राइस के ऊपर डिमांड के नीचे डिमांड के नीचे डिमांड के नीचे एवं प्राइस के ऊपर वाला वाला भाग वाला भाग। ठीक है, अब देखेंगे डिमांड कर्व के नीचे। देखो डिमांड कर्व के नीचे क्या है, ये देखो ये भाग है ना डिमांड कर्व के नीचे। ये भाग पूरा कितना है, डिमांड कर्व के नीचे है पूरा का पूरा। लेकिन उसी में देखना है हमें प्राइस के ऊपर भी देखना है। ठीक है, इसी में देखेंगे हम प्राइस के ऊपर का भाग। प्राइस के ऊपर का भाग कौन सा है, ये वाला भाग क्या है, प्राइस के ऊपर का है। डिमांड के नीचे का भाग ये है, प्राइस के ऊपर का भाग ये है। तो ये क्या क्षेत्र है आपका, यानी कि DPA। ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं हम दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिमांड कर्व के जो नीचे वाला भाग होता है दोस्तों, और प्राइस लाइन के ऊपर वाला भाग, प्राइस के ऊपर वाला भाग, उसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। अगर वहीं पे हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें दोस्तों, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, सप्लाई कर्व सप्लाई कर्व सप्लाई कर्व के ऊपर ऊपर एवं प्राइस प्राइस लाइन के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो देखेंगे अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या करा, एक इंक चेंज करके मैं एक बना दूं। देखेंगे इंक चेंज करके बनाया है, देखो इंक चेंज करके मैंने सप्लाई कर्व बना दिया। देखो ऊपर की तरफ को देखिएगा, ये है सप्लाई कर्व, ऊपर की तरफ को जाता है सप्लाई कर्व, आप सभी को पता होगा। ये है प्राइस, ये है प्राइस। ठीक है, ऐसे डिसाइड हुआ है प्राइस। ये आपके सप्लाई, ठीक है, और ये है आपका प्राइस। तो क्या प्रोड्यूसर रिपल कैसे निकलता है, सप्लाई कर्व के ऊपर का भाग। सप्लाई कर्व कहाँ है, ये है सप्लाई कर्व, इसका ऊपर का भाग ये रहा। ठीक है, ये भाग PAON, इसे ऐसे लिख देते हैं नाम। ठीक है, ऊपर का भाग, इसका ऊपर का भाग ये है, और प्राइस लाइन के नीचे का भाग, नीचे वाला भाग प्राइस लाइन की, ये प्राइस लाइन है आपकी, ये प्राइस लाइन के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग। तो यानी कि ये जो डायग्राम, इसमें कॉमन डायग्राम है, कॉमन जो छायाचित्र है ये वाला बना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाए, तो इसका प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है दोस्तों, वो क्या होगा आपका POS। ठीक है, वो क्या कराएगा आपका POS। ये क्या होगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। उम्मीद है प्रोड्यूसर सरप्लस आपको समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर सरप्लस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि PDA। देखिए ये लिखा है ना PDA, ये क्या होगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ठीक है, यही आपका क्या है, सॉरी यही आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, एंड यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT की कर रहे हैं, PGT की कर रहे हैं। उन सभी एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए इकोनॉमिक्स के कितने जो भी एग्जाम है, MCQ जो जिसमें भी MCQ आते हैं आपके इकोनॉमिक्स के, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन सभी दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को इसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से और शेयर करने से ही हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन हमें इसी से मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलता है तभी हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ पाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ पाते हैं, और अच्छे से अच्छे आपको कॉन्सेप्ट आपको बता पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको यहाँ से एक गारंटीड है कि आपको यहाँ से सिलेक्शन मिलने की,
मैं पूरी गारंटी देता हूँ, क्योंकि जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं आपको। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई से पेपर में आए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं करवाता हूँ जो पेपर में आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, ओके बाय दोस्तों।